नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरह से राजस्थान की भूमि पर मनुष्य का निवास होता है ना। प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य का जीवन क्या है, चलता रहता है, विकास की एक प्रक्रिया चलती रहती है। और हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से मनुष्य पूरा पाषाण काल से निकल कर मध्य पाषाण काल में आता है, मध्य पाषाण काल से फिर उत्तर पाषाण काल, और अब वह धीरे धीरे और विकास करेगा और विकास करके फिर वह धातु युग की ओर प्रस्थान करेगा। तो प्यारे छात्रों, देखो, मनुष्य होने के नाते हमारी ये प्रवृत्ति है कि हमारे पास जो सुविधा मिल गई हम उसमें लगातार सुधार करते रहते हैं, है ना। तो आपने देखा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से मनुष्य ने पत्थर का उपयोग काटने के लिए, है ना, किसी को तोड़ने के लिए उसने किया। यानी कि वर्तमान में देखें तो उसने पत्थर के ही चाकू बना रखे थे, पत्थर के ही उसने कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ बना रखा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि देखो, पत्थर की जो कुल्हाड़ी होती है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, है ना, वो टूट जाती हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। तो हमारे पास कोई साधन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, लगातार उसमें सुधार करते रहते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पत्थर के जो हथियार थे, ठीक है, उसमें बहुत सारी कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर मनुष्य ने धातु की खोज की। और मनुष्य इतिहास में अगर मनुष्य पहली बार किसी धातु के संपर्क में आया तो उस धातु का नाम है तांबा। ठीक है, तो तांबा वह धातु है जिससे हम पहली बार परिचित हुए, यानी कि सर्वप्रथम परिचित हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस टॉपिक से शुरू करते हैं, राजस्थान में धातु काल। ठीक है, तो राजस्थान में या पूरी दुनिया में मनुष्य जिस धातु के संपर्क में पहली बार आया उसका नाम था तांबा। ठीक है, तो तांबे का वो उसने उपयोग किया, है ना। तो तांबे और जो पत्थर के जो धातु उपकरण है उसमें ये अंतर है कि पत्थर का जो उपकरण है वह उसके आकार में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, घिस के, है ना। उसके मूल को बदल नहीं सकते, थोड़ा बहुत हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो धातु है, ठीक है, उसको उच्च तापमान पर उसको गर्म किया जाए, ठीक है, और गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आ जाता है और द्रव अवस्था के बाद हम किसी इसको सांचे में ढाल दें, ठीक है, तो फिर वह ठंडा होने के बाद वापस उसकी ठोस अवस्था में आ जाता है और ठोस अवस्था में जिस अवस्था में वह ठोस हुआ है, ठीक है, वह आकार ले लेता है। यानी कि हम धातु की सहायता से उसको गर्म करके किसी भी आकार में इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मनुष्य के लिए धातु की खोज के बाद, है ना, अलग अलग प्रकार के हथियार बनाना आसान हो गया, है ना। और फिर कालांतर में जस्ते की खोज हुई और तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसा बनाया। ठीक है, तो फिर मनुष्य ताम्र युग में हजारों साल तक जिया। इसके बाद वह कौन से युग में आया, कांस्य युग में आया। ठीक है, और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे स्थान मिले हैं, बहुत सारी जगह मिली हैं, ठीक है, खुदाई से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यताओं निवासरत थी, है ना, कांस्यकालीन सभ्यताएं यहाँ पर आबाद थी। ठीक है, जैसे बात करें हम गणेश्वर, तो गणेश्वर सीकर है, सीकर में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा, हनुमानगढ़, ठीक है, गिलुन, राजसमंद, आहड़ व जाडोल, उदयपुर, पिंड व पांडलिया, ठीक है, ये कहाँ पर है, चित्तौड़ में। कुराड़ा, नागौर, ठीक है, सबनिया व पुगल, बीकानेर, ठीक है, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चिथवाड़ी, ठीक है, ये स्थान है आपके जयपुर में। ठीक है, एलाना स्थान है जहाँ पर ताम्रयुगीन संस्कृति अवशेष मिले हैं, तो वो एलाना कहाँ पर है, जालोर। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बूढ़ा पुष्कर। ठीक है, तो बूढ़ा पुष्कर अजमेर में स्थित है, यहाँ पर भी ताम्रकालीन सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोल महोली, है ना, कोल महोली है आपके सवाईपुर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा है मलाह भरतपुर। ठीक है, तो इन सभी स्थानों पर क्या है कि ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कई हजारों सालों तक मनुष्य ताम्र के साथ या तांबे को उसने अपना साथी बनाया। ठीक है, और उसके अस्त्र शस्त्र बनाकर अपना जीवन यापन किया। ठीक है, और फिर इसके बाद तांबे में सुधार करके उसने कांसा बनाया और कांसे के साथ वह जिया। ठीक है, और कांसे के अस्त्र शस्त्र के साथ अपना जीवन जिया। ठीक है, और वह आगे बढ़ा और फिर कालांतर में उसने लोहे की खोज की। ठीक है, तो लोहे की खोज करना एक मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी या युग परिवर्तन वाली घटना है। ठीक है, तो अब ये जो से
तांबे के जो हथियार थे, ठीक है, और कांसे के जो हथियार थे वह थे तो मजबूत, लेकिन फिर भी अगर किसी और कठोर चीज़ से टकरा जाते तो वह मुड़ जाते थे, ठीक है। तो उनमें थोड़ी सी ये कमी थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मनुष्य ने और विकास किया और सोचा, है ना, और वह लोहे तक पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह से लोहे के आविष्कार के बाद क्या हो गया, हमारे पास और प्रभावी ताकतवर अस्त्र शस्त्र आ गए और हमने इस प्रकृति पर और ज़्यादा ताकत के साथ कंट्रोल किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, लोहे के आविष्कार के कारण क्या हो गया, मनुष्य का प्रभाव इस पृथ्वी पर बढ़ गया, ठीक है, और इस पृथ्वी का महत्वपूर्ण निवासी हो गया, ठीक है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लोहकालीन सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। जैसे राजस्थान में नौह भरतपुर, ठीक है, नौह स्थान है वो कहाँ पर है, भरतपुर में, जोधपुरा जो कि जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में, ठीक है, रेड, है ना, रेड एक महत्वपूर्ण स्थान है, टोंक में जो, ठीक है, आदि स्थानों से लोह युगीन संस्कृति के अनेक प्रमाण मिले हैं, अनेक हथियार मिले हैं और उपकरण मिले हैं, ठीक है। और जो राजस्थान में जो नौह है भरतपुर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भाई देखो यहाँ से नौह से ही मतलब ये प्रारंभिक अवस्था है ना, जो लोह युग की शुरुआत हुई होगी, ठीक है। तो नौह जो भरतपुर में स्थित स्थान है यह प्रारंभिक स्थानों में से एक है। ऐसा माना गया है कि भाई देखो यहीं से शुरुआत हुई होगी, और भी होंगी, लेकिन ये प्रारंभिक स्थानों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा जोधपुरा व सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं, ठीक है, और अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, लोहा तो प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक अवस्था में जो लोहा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, उसका हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारे ज्ञान विज्ञान तकनीक की जरूरत होती है, और जो हमारे जो प्राचीन मानव है उसने ज्ञान विज्ञान और तकनीक का उपयोग किया, और जो प्राकृतिक अवस्था में जो लोहा पाया जाता है उसको विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से उसने उपयोगी बनाया, ठीक है। और लोहे को गलाने के लिए चूंकि बहुत ज़्यादा उच्च ताप चाहिए, है ना, तांबे और कांसे से भी उच्च ताप चाहिए, तो यहाँ पर जो जोधपुर और सुनारी में लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, ठीक है। और जब लोहा गलेगा, है ना, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, तभी तो हम उससे अस्त्र और शस्त्र बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुराने ज़माने का एक बड़ा कारखाना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि देखो राजस्थान की पावन भूमि पर कितने बड़े बड़े कार्य यहाँ पे होते थे, है ना। और दूसरा स्थान जो रेड जो टॉप में पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारा लोह उपकरण मिले हैं ना, इतने सारे अवशेष मिले हैं कि हमारे जो इतिहासकार हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इसको रेड को क्या बोल दिया है, राजस्थान का टाटानगर, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी जानते हैं आप सभी कि जो झारखंड में टाटानगर स्थित है वह हमारे लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है भारत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये प्राचीन समय का राजस्थान का टाटानगर है, कौन सा है, रेड है, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य ने विकास किया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य ने हजारों सालों तक लोहे को अपना साथी बनाया, ठीक है, और उसके साथ वह जिया, ठीक है। हजारों साल गुजारने के बाद और वह विकास करता गया, प्रगति करता गया, क्योंकि हमारी सोचने समझने की हमारे में अद्भुत क्षमता होती है, और हम आने वाले कल को और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर प्यारे विद्यार्थियों एक विशेषता है, ठीक है। तो हजारों साल तक लोहे की उपयोग करने के बाद हमने क्या कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड, है ना, मृद यानी मिट्टी और भांड यानी बर्तन, ठीक है, संस्कृति का उदय हुआ। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, मनुष्य और विकास करेगा, और फिर एक और चीज हुई मनुष्य जीवन में, हमने क्या कर दिया, कृषि की खोज। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब से हमने कृषि की खोज की तब से ये मतलब कृषि की खोज के बाद मनुष्य जीवन में जो परिवर्तन हुआ आज तक किसी खोज में नहीं हुआ, ठीक है। कृषि के आविष्कार के बाद हमारा जीवन क्या हो गया, बहुत सारा बदल गया, ठीक है, और काफ़ी आसान हो गया, और वर्तमान का जो स्वरूप है वह कृषि के आविष्कार के बाद ही सफल हुआ। अगर हम कृषि करना नहीं जानते तो आज हम अलग अलग रह रहे होते, है ना। जैसे कि हमारा देखना होगा कि जानवरों का समूह है ना, अलग अलग घूमता रहता है, क्योंकि उनको केवल क्या चाहिए, उनको खाने से मतलब है, पानी पीने से मतलब है, ठीक है, उनमें सामाजिकता नहीं है। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए खाने की एक कृषि के माध्यम से अच्छी खासी व्यवस्था कर ली, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या हो गया, सामाजिकता बढ़ी। अब प्यारे विद्यार्थी, मनुष्य ने कृषि का आविष्कार कर लिया, ठीक है। कृषि के आविष्कार के बाद क्या हो गया, अब उसको क्या चाहिए, कृषि करने के लिए
पानी चाहिए, ठीक है। तो पानी उस जमाने में कहाँ से मिलता था? नदियों के किनारे, ठीक है। तो नदियों के किनारे से हमने क्या कर दिया? पानी प्राप्त किया। और फिर चूंकि कृषि करने से हमारे 4 से 5 महीने का खाना हमें प्राप्त हुआ, तो हम नदियों के किनारे रहने लगे। इस तरह से कई सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे दुनिया में देखो, नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो वो सारी सारी प्रारंभिक जो सभ्यता है वो कहाँ पर हुई? बसी नदियों के किनारे। क्यों बसी? क्योंकि हमने किसकी खोज की थी? कृषि की खोज की थी। और ये अब तक के मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी खोज है। और इस आविष्कार के बाद या ये कृषि का कार्य सीखने के बाद हमारे जीवन में जो परिवर्तन, जितना बड़ा परिवर्तन हुआ, वो आज तक किसी भी आविष्कार में नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृषि के आविष्कार के बाद मनुष्य एक स्थान पर स्थायी बस्ती बनाकर रहने लगा, ठीक है। और अब हम राजस्थान की बात कर रहे थे। राजस्थान में जो कालीबंगा स्थान है, ठीक है, जो कि ध्वजदती या सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो कालांतर में सरस्वती नदी थी, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? ये विलुप्त हो गई। और वर्तमान में यहाँ पर जो नदी बहती है उसको कहते हैं, उसका नाम है गग्गर नदी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है ना। तो ये जो अगर हम भारत की बात माने तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन मानी जाती है। लेकिन कालीबंगा में प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा संस्कृति से पहले भी मनुष्य आबादी यहाँ पर आबाद थी, ठीक है। मनुष्य जीवन यहाँ पर आबाद था, ठीक है। तो ये जो सभ्यता है वह हड़प्पा से भी पुरानी है। वर्तमान में जो राजस्थान में ये कालीबंगा है, ठीक है, वह हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रारंभ में काली चूड़ियाँ है ना, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में प्राप्त हुई, ठीक है। तो देशी भाषा में उसको काली है ना, काली और चूड़ी को बोलते हैं बंगड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, काली बंगड़ी प्राप्त हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हो गया कालीबंगा, ठीक है। और आज भी इसमें कालीबंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ की जो सभ्यता है वह लगभग आज से 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, ठीक है। और सर्वप्रथम यहाँ पर जैसे 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो अमलानंद घोष एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर देख के बताया था कि देखो यहाँ पर सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 1961-62 में बीवी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर क्या कर दिया? खुदाई की, है ना, उत्खनन, ठीक है। खुदाई और उत्खनन में अंतर है। उत्खनन, खुदाई है तो वो क्या किया जाता है कि बिना सोचे समझे अंधाधुंध की जाती है, ठीक है। और उत्खनन में ध्यान से खोदा जाता है ताकि अंदर की चीज़ें टूटे फूटे नहीं। तो एक वैज्ञानिक विधि होती है उत्खनन, ठीक है, जो कि खास करके ऐतिहासिक स्थानों के खनन में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो ऐतिहासिक स्थलों का जो हम खनन करते हैं इसको उत्खनन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ये एक स्तर की नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 5 स्तर है, ठीक है। 5 स्तर है मतलब यहाँ पर 5 प्रकार की अलग अलग सभ्यताएं विकसित थी, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर 5 प्रकार की सभ्यताएं विकसित थी। तो टोटल 5 सभ्यता विकसित थी, इसलिए हमने इनको 2 भाग में बांट दिया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। मतलब हड़प्पा से पहले की जो सभ्यता थी, ठीक है, वो, और हड़प्पा के बाद की या हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, अगर हम कालीबंगा के जो मिले अवशेष हैं उनका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर सुव्यवस्थित नगर बसा हुआ था, ठीक है। और कालीबंगा में के लोग हैं वह मिट्टी, अपने जो घर है वह ईंटों से बनाते थे, लेकिन ये ईंटों को आग से नहीं पकाते थे, ये धूप में सुखाकर इसको पकाते थे, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले एवं हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है, ठीक है। तो कालीबंगा के जो निवासी थे वो बर्तन का उपयोग, मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, लेकिन वो खास उपयोग से ही मतलब रखते थे, उनको सजाने संवारने से मतलब नहीं रखते थे, ठीक है। तो यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए उनके मिट्टी के बर्तनों का रंग क्या है? लाल है, ठीक है। और उसमें लाल रंग में काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने सफ़ेद रंग की और काली रंग की रेखाएं खींच दी हैं, ठीक है। और कालीबंगा नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये पता चलता है कि देखो यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। और ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर क्या होता था कि साल में एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाते थे, है ना, 2 बीज डालकर ये फसल उगाते थे। तो कालीबंगा के लोग खेती करना जानते थे, यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। और भी यहाँ पर अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ पर क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान मिला, इसका मतलब क्या होता था कि यहाँ के लोग शव को दफनाते थे, ठीक है, जलाते नहीं थे। वर्तमान में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं
वो सब जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कालीबंगा के धर्म का पता तो नहीं चला है, लेकिन ये पता चला है कि यहाँ पर जो शवाधान किया जाता था वह कब्रिस्तान है ना, जमीन में गाड़ कर किया जाता था, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, तो उस खोपड़ी को ध्यान से देखा गया तो उसमें 6 छेद मिले हैं, ठीक है। तो 6 छेद मिले हैं, तो वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि देखो ये बच्चा है बीमार हो गया हो और इसका इलाज क्या हो, ठीक है। तो इस तरह से माना गया कि देखो ये कालीबंगा सभ्यता के लोग ज्ञान विज्ञान से भी परिचित थे, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर खिलौना बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है। हवन कुंड प्राप्त हुआ है। मजे की बात क्या है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, हवन कुंड, ठीक है। तो हम जान सकते हैं कि देखो ये भी लोग ईश्वर की आराधना करते थे, ठीक है। लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर, ठीक है, आदि चीज़ें सब हमें कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता के बारे में। तो ये आहड़ है वो उदयपुर के पास एक आहड़ नदी बहती है, ठीक है, नदी बहती है। तो इस नदी के पास में जो सभ्यता मिली है, तो उस सभ्यता का नाम रख दिया आहड़ की सभ्यता, ठीक है। तो ये जो सभ्यता है लगभग 4,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, ठीक है। और पाषाण और धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, यहाँ पर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और धातु काल के भी अवशेष मिले हैं। इस तरह से 2 तरह की सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई, ठीक है। तो एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके नीचे ये सभ्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। इसलिए इसको धूलकोट है ना, धूल यानी मिट्टी का टीला, ठीक है। तो धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो धूलकोट की सभ्यता और आहड़ सभ्यता एक ही बात है ना। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, एवं फिर इसके बाद RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। और यहाँ पर भी पता चला कि हमें कि देखो यहाँ पर के लोग मकान जो बनाते थे वह ईंटों से बनाते थे, और ईंटें थी वो क्या करते थे, वो धूप में सुखाते थे, ठीक है। और आगे अध्ययन से और पता चला कि आहड़ के लोग हैं वह शव को, वो भी अगर कोई मनुष्य मर जाता है तो उसको दफनाते थे, लेकिन साथ साथ उसकी जो कब्र है उसमें मनुष्य के साथ साथ, मरे हुए मनुष्य के साथ साथ वह उसके गहने और जो उसके आभूषण और जो खास चीज़ें हैं वो भी साथ में दफना देते थे, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह से है ना, आपने देखा होगा कि मिस्र की ममियाँ है ना, तो मिस्र की सभ्यता से मिलता जुलता ये थोड़ा सा इनका कार्य है ना। और मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन के सर्वाधिक मतलब यहाँ पर मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले हैं, ठीक है। और आहड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था भाई, देखो अब मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाने ज़्यादा लगा है ना, तो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रमुख ये केंद्र था, है ना। दूसरा है कि आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती, ठीक है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से भी आहड़ को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में तांबे के उपकरण और औजार मिले हैं, ठीक है। और भी अध्ययन से प्राप्त हुआ कि यहाँ पर क्या मिले हैं, ठप्पे मिले हैं ना। तो ये ठप्पे छापे के लिए या छपाई के लिए और रंगाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि भाई ठप्पे मिले, तो यहाँ पर आहड़ की सभ्यता में रंगाई छपाई का व्यवसाय भी उन्नत था। तो इस तरह से प्यारे छात्रों हम जान सकते हैं जो आहड़ का क्षेत्र था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, यहाँ पर मनुष्य के उपयोग के लिए बहुत सारे उपकरण, मिट्टी के बर्तन, रंगाई छपाई है ना, इस तरह के बहुत सारे कार्य किए जाते थे। तो प्यारे विद्यार्थी, हमारे गर्व का विषय देखो, राजस्थान में एक औद्योगिक दृष्टि से कितना आगे था प्राचीन समय में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों गिलुंड सभ्यता। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो सभ्यता है जिसका नाम है गिलुंड सभ्यता, ये कहाँ पर है, राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। और राजसमंद जिले में जो बनास नदी बहती है, बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन से हमें इस संस्कृति का पता चला, ठीक है। और इस गिलुंड संस्कृति को बनास संस्कृति, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1957-58 में BV लाल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया, ठीक है। तत्पश्चात 1958 से 2003 को पुणे के VS शिंदे, ठीक है, तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन हुआ, ठीक है। और उत्खनन से हमें यहाँ पर ताम्रयुगीन है ना, तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय है 1900
और से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो गिलुन से हमें 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले और चित्रित मृदभांड, है ना। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियाँ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी देखो, हाथी दांत का उपयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं और ये हजारों साल पहले भी लोग हाथी दांत से क्या बना रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं, है ना, अपने लिए आभूषण बना रहे हैं हाथी दांत से। ठीक है, और आज भी हाथी दांत से बने आभूषण, है ना, काफ़ी महंगे हैं, है ना। और आहड़ की विशेषता ये थी कि यहाँ पर क्या हो गया, पकी ईंटों का उपयोग किया गया, है ना। जैसे कि आपने देखा गिलुन जो सभ्यता है, यहाँ पर जो मकान बने हुए थे तो वो ईंटों के तो बने हुए थे, लेकिन ईंटें कैसी हुई थी, आग में पकाई हुई। ठीक है, और आपने इससे पहले देखा होगा कि आहड़ की जो सभ्यता है थी उसमें क्या था कि धूप में पकी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पकी हुई ईंटें, है ना। पकी हुई ईंटें कौन सी, आग में पकी हुई, है ना। वर्तमान में भी इस तरह से आग में ही पकती हैं। ठीक है, जबकि गिलुन में, है ना, तो गिलुन में आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इस तरह से गिलुन की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता राजस्थान की मानी जाती है। अगली सभ्यता है बागोर की सभ्यता। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भीलवाड़ा जिले में, है ना, बागोर नामक स्थान है, तो ये कोठारी नदी के किनारे, है ना। तो कोठारी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर वी एन मिश्रा के निर्देशन में 1967 में से लेकर 1970 तक उत्खनन का कार्य किया गया और यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, मतलब पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि देखो यहाँ पर जो निवास करने वाला व्यक्ति था वो क्या था, है ना, वह आखाटेक था ना, वह शिकारी था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें छेद वाली सुई प्राप्त हुई। तो देखो बागोर में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो निवासी थे, है ना, तो यहाँ पर लघु पाषाण है, तो यहाँ पर शिकारी जीवन व्यतीत करते थे, ये सिद्ध होता है। और फिर बाद में जो प्राप्त हुए छेद वाली सुई, ठीक है, तो आज भी देखो हम छेद वाली सुई का उपयोग करते हैं। तो छेद वाली सुई यहाँ पर प्राप्त हुई है। इससे क्या साबित होता है प्यारे विद्यार्थियों, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या है, सिलाई सीख गए थे। ठीक है, तो यहाँ के लोग और विकसित हुए थे। ठीक है, यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, तो बागोर की सभ्यता में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये भी महत्व विशेषता इसकी। बागोर के मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो बागोर क्या है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है। ठीक है, तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता थी, है ना, जिस जमाने में उस समय यहाँ पर बागोर नामक स्थान पर मनुष्य का निवास था। ठीक है, तथा लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर बागोर के आसपास के बहुत सारे ऐसे पत्थर मिलते हैं, ठीक है, जो कि मनुष्य को हथियार बनाने में बड़े उपयोगी है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उपकरण मिले हैं जो कि मनुष्य के अस्त्र शस्त्र के रूप में काम में आते थे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगली सभ्यता जानेंगे जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना, कहाँ पर है, नीम का, तो नीम का थाना कहाँ पर है, सीकर। ठीक है, तो नीम का थाना में जो सीकर नामक स्थान जिला है, वहाँ पर नीम का थाना नामक स्थान है, वहाँ पर गणेश्वर की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये अवशेष कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ठीक है, जो कांतली नदी जहाँ से निकलती वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र से हमें गणेश्वर की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता की विशेषता ये कौन सी थी, ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, और आर.सी. अग्रवाल, है ना, रतनचंद अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ। ठीक है, और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जो गणेश्वर की सभ्यता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो तांबे के उपकरण है उसमें 99, है ना, 99% तांबा है। इसका मतलब यहाँ पर शुद्ध तांबे का उपयोग किया जाता था। तो हम पता लगा सकते हैं, देखो यहीं आसपास कहीं तांबे की खान होगी, यहीं आसपास कहीं से तांबा मिलता होगा। ठीक है, और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनको कृपशवणी मृद पात्र कहते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी के जो बर्तन है उसको कृपशवणी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग के सजाए हुए थे। ठीक है, तो इन मिट्टी के जो बर्तन की इसकी विशेषता थी कि क्या थी कि काले और नीले रंग से सजाए हुए थे। ठीक है, देखो सजना संवरना हमारा प्राचीनतम समय से चला आ रहा है। ठीक है,
गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है ना। तो ताम्र सभ्यता की जननी में से एक है, तो अगर भारत की बात करें तो कौन सा है, गणेश्वर है ना। मतलब ताम्र सभ्यता का आरंभ हुआ होगा, तो जो गणेश्वर नामक स्थान है वह भी प्रारंभिक स्थानों में से एक है, ठीक है। तो उसको ताम्र सभ्यता की जननी माना गया है यहाँ। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ से तांबा का है ना विश्व की प्रसिद्ध हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता को सप्लाई किया जाता था ना। तो गणेश्वर के लोग हैं वह तांबे का क्या करते थे, निर्यात करते थे, और कहा जाता था उनका देश विदेश में निर्यात होता था। और अध्ययन से प्राप्त पता चला हमें कि ये जो गणेश्वर का तांबा है कहाँ पर मिला है, हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। ये दो स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी महत्वपूर्ण कुछ सभ्यताएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सभ्यताएं राजस्थान में प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जैसे कि भीनमाल जालौर में है ना, भीनमाल नामक स्थान है जो जालौर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था, ठीक है। जो जालौर जिले में जो उत्खनन का कार्य किसने करवाया था, आर.सी. अग्रवाल ने, ठीक है। और यहाँ पर रोमन एन्फोरा, ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, रोमन एन्फोरा, ठीक है, एक सुरा पात्र। तो रोमन एन्फोरा ऐसा होता है कि देखो प्राचीन समय में जो यात्री थे वो एक देश से दूसरे देश जाते थे तो अपने साथ क्या ले जाते थे, शराब ले जाते थे। तो रोमन एन्फोरा एक शराब रखने का एक विशेष पात्र होता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनानी सुराही मिली है, तो सुराही पानी रखने के काम आती है। तो जो भीनमाल है तो यहाँ पर ये विदेशी उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना, सालों पुराने। तो इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, विदेशी व्यापार करते थे। यहाँ के व्यापारी विदेश में जाते होंगे और विदेशी व्यापारी यहाँ पर आते होंगे, ठीक है। तो हमारे जो भीनमाल है उसका प्राचीनतम नाम क्या है, श्रीमाल, ठीक है। तो भीनमाल किस जमाने ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो श्रीमाल स्थान है यह प्राचीन समय में ज्ञान विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ पर महाकवि माद जैसे विद्वान पैदा हुए जिन्होंने शिशुपाल वध नामक एक काव्य लिखा, ठीक है। इसके अलावा भारत के एक महान खगोल विज्ञानी है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, ठीक है, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, श्रीमाल में हुआ था, ठीक है। अगला है इसी प्रकार है कि इसवाल, है ना। तो इसवाल भी में सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो कि उदयपुर में है। यहाँ पर प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं ना। तो इसवाल में लोह उद्योग प्रसिद्ध था, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन मत्स्य जनपद, ठीक है। तो जो 16 जनपद थे उसमें एक जनपद था जो राजस्थान में स्थित था। तो जयपुर मत्स्य जनपद में जो बेराट है ना, तो पुराने समय में इसका नाम था विराट, ठीक है। तो बेराट में जो बीजक की पहाड़ियाँ हैं, भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ हैं, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मौर्य काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दयाराम साहनी, है ना, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इतिहासकार कारों ने यहाँ पर अध्ययन किया, यहाँ पर खोज की, यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया, ठीक है। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, ठीक है। मंदिर कैसा है, गोल, ठीक है। और इसके अलावा अशोक के स्तंभ मिले हैं, ठीक है। तो बेराट के समय भी हमें क्या मिला है, अशोक का विश्व प्रसिद्ध भाब्रू अभिलेख मिला है, ठीक है। तो भाब्रू अभिलेख के अध्ययन से ही हमें पता चला कि देखो अशोक है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण कहाँ से मिलता है, भाब्रू अभिलेख से, ठीक है। और अशोक ने ही फिर बाद में कालांतर में हमारे जो भारत के जो बौद्ध धर्म है उसको देश विदेश में फैलाया, एक अभियान चलाया, ठीक है। और यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और आज भी श्रीलंका में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। अगली जो सभ्यता है बालाथल, उदयपुर में, ये भी बालाथल है, वह उदयपुर में स्थित है ना। प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में उत्खनन हुआ, ठीक है। और बालाथल में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी जो सभ्यताएं मिली, इसमें रंग महल है जो कि कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है, जो कि हड़प्पा और समकालीन सभ्यताओं से संबंध है इसका। ओजियाना भीलवाड़ा, ठीक है। नगरी सभ्यता मिली है कहाँ पर है, चित्तौड़ में। बरौर सभ्यता गंगानगर में, ठीक है। और तिलवाड़ा की जो सभ्यता है उसका संबंध वर्तमान कौन से जिले से, बाड़मेर से, ठीक है। जोधपुरा, ठीक है, ये नाम जोधपुरा है लेकिन ये कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है, जोधपुर में नहीं है। सुनारी, है ना, प्रसिद्ध है। झुंझुनू, नोह, भरतपुर, नगर, ठीक है। तो नगरी, यहाँ पर नगरी है वो चित्तौड़ में और नगर है वो कहाँ पर है, टोंक में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, नगरी और नगर, ठीक है। तो आदि प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मनुष्य के इतिहास की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वह राजस्थान की पावन भूमि पर मनुष्य हजारों साल से निवास करता आया है, ठीक है। तो और ये जो काल है वह उस काल खंड है वो हजारों साल
का है, ठीक है। जैसे कि पाषाण काल तो हजारों साल है ना। जैसे ताम्रयुगीन काल तो हजारों साल, हाँ, लोह काल तो हजारों साल, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य लगातार अपनी क्या कहते हैं प्रगति करता गया। और अगर हम फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद मनुष्य वैदिक कालीन या आर्य सभ्यता में प्रवेश करता है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, किसी कारणवश है ना कालीमंगई सभ्यता, आर्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होगी, ठीक है। बाद में इसके बाद एक और सभ्यता अस्तित्व में आई, ठीक है, जो कि पूरी तरह से कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता, है ना, जिसको हम वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आर्य सभ्यता, इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, ठीक है, भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में इस जानने का प्रमुख स्रोत है चार वेद, ठीक है। तो देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो चार वेद है उसको दुनिया में आज भी ज्ञान का भंडार माना जाता है। और ये ऋग्वेद है तो ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का प्रथम वेद है ना, प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें दुनिया के ज्ञान का पूरा सार इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चूंकि ये सभ्यता है वेदों से संबंधित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष, ठीक है, वैदिक सभ्यता के अवशेष हैं अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा, है ना, व चक 64 से मिले हैं, ठीक है। तो ये अनूपगढ़ है या तरखाना वाला डेरा है, वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में इसका संबंध गंगानगर जिले से है, ठीक है। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता के अवशेष भी हमें प्राप्त राजस्थान में हुए हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो महाकाव्य है ना, तो भारत के दो महाकाव्य, एक तो रामायण, दूसरा कौन सा है, महाभारत, ठीक है। तो ये भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। रामायण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, महाभारत का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो महाकाव्य काल में भी यहाँ पर बस्तियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो जैसे हम रामायण पढ़े तो रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर, है ना, सागर ने अपने ऊपर सेतु बनाने से इनकार कर दिया था, तो भगवान राम ने उसको, सागर को डराने के लिए खींचा हुआ अपना अमोद अस्त्र, ठीक है, उनका एक खास अस्त्र था अमोद अस्त्र, राजस्थान की ओर फेंका, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि देखो, इससे पहले राजस्थान में क्या था, समुद्र था, और भगवान राम ने जब यहाँ पर अमोद अस्त्र फेंका तो समुद्र के स्थान पर क्या हो गया, पूरा राजस्थान मरुस्थल में बदल गया, ठीक है। तो वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक युग में अगर हम बात में माने तो ये बात हजम नहीं होती, लेकिन चूंकि काव्य में लिखा हुआ, इसमें जानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें, है ना, तो महाभारत काल में भी यहाँ पर बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। तो महाभारत में भी राजस्थान में आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश, ठीक है, तो ये जो जांगल देश वर्तमान में बीकानेर में स्थित है, ठीक है, तो ये कौरवों और पांडवों का जो राज्य था, है ना, उनके अधीन था। फिर इसके बाद एक और मत्स्य जनपद था राजस्थान में, ठीक है, अलवर और जयपुर और भरतपुर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर मत्स्य राज्य का जो राजा था वह कौन था, इनका था तो पांडवों के अधीन लेकिन मित्र था, ठीक है। इसके अलावा पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय, है ना, उसमें 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश में गुजारा था, ठीक है। और जो यहाँ के जो राजा थे विराट के दरबार में व्यतीत किया था, ठीक है। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो मत्स्य प्रदेश के जो राजा हैं विराट, उन्होंने किसका साथ दिया, पांडवों का साथ दिया, और पांडवों की ओर से लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर महाभारत में अगर हम और अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का, है ना, जो इतिहास है वह इस मतलब हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, थोड़ी सी कम जानकारी मिलती, इसके बाद के समय की कम जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि भारत में 16 जनपद थे, ठीक है, तो बहुत सारे जनपदों का राजस्थान से संबंधित था। तो राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे उसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के जनपद, आर्य के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ, ठीक है। बौद्ध साहित्य, है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, ठीक है। तो जैसे भारत में 16 महाजनपद प्रसिद्ध है, तो ये पूछा जाए आपसे कि भाई 16 महाजनपद आपको किसे पता चला, ठीक है, तो हमें संदर्भ कहाँ से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय में भारत में 16 जनपद का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
यह 16 जनपद, हाँ, इन 16 जनपदों में मत्स्य जनपद था जो राजस्थान में आबद्ध था, ठीक है। और इसके अलावा जो कुरु जनपद था, ठीक है, और सुरसेन जनपद और अवंती जनपद, ठीक है, इन जनपदों का संबंध भी राजस्थान से माना जाता है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के आसपास शिवी जनपद माना जाता है, ठीक है, तो शिवी जनपद भी का अस्तित्व भी राजस्थान में था। इसके अलावा 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले, ठीक है, तो भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ, ठीक है, और इसके आक्रमण से बचने के लिए कुछ कबीला जाति, ठीक है, जैसे मालव हो गए, योद्धय हो गए और अर्जुनायन हो गए, ठीक है, तो ये भागकर कहाँ हो गए, राजस्थान के प्रदेश में आ गए और यहाँ पर अपनी गुजर बसर करने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो राजस्थान का संबंध मत्स्य जनपद से है, ठीक है, तो मत्स्य जनपद है या आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति, है ना, मत्स्य जाति का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो मत्स्य जनपद की जानकारी हमें ऋग्वेद से भी प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य जाति से इस जनपद का नाम क्या पड़ गया, मत्स्य जनपद पड़ा, ठीक है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है ना। इसके अलावा मत्स्य जनपद की जानकारी है हमें शतपथ ब्राह्मण, है ना, कौशितकी उपनिषद से भी मिलती है ना। और महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। तो जो महाकाव्य काल है जिसमें महाभारत लिखा गया उसमें भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है, ठीक है। दक्षिण में इसका विस्तार, है ना, जो मत्स्य जनपद था उसका अलवर, है ना, वर्तमान के अलवर से चंबल, है ना, कोटा के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ तक उसका विस्तार था। पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था, तो बहुत बड़े भाग पर ये मत्स्य जनपद फैला हुआ था, ठीक है। इस प्रदेश में आधुनिक वर्तमान में देखें तो जयपुर का कुछ भाग आ जाता है, पूरा अलवर आ जाता है, धौलपुर का कुछ भाग आ जाता है, करौली का कुछ भाग, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित है, ठीक है। तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था, विराट था, ठीक है। और वर्तमान में अगर विराट देखें तो जयपुर से 85 किलोमीटर दूर बेराट, है ना, तो विराट का अब प्रवेश होकर क्या हो गया, वर्तमान में बेराट हो गया। वर्तमान में इसको बेराट बोलते हैं, विराट कोई बोलता नहीं है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि देखो यहाँ पर पांडव आके बसे थे, ठीक है। तो उसी दौरान जो मत्स्य जनपद के जो राजा होते हैं विराट, उनकी पुत्री होती है उत्तरा, ठीक है। तो उत्तरा का विवाह किसका होता है, अर्जुन के पुत्र होते हैं अभिमन्यु, है ना, वही अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह भेदा था, ठीक है। और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मौत हो गई थी, है ना। तो कालांतर में फिर इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है परीक्षित, है ना। और आने वाले समय में पांडवों का उत्तराधिकारी बनता है ना, वह पांडवों की गद्दी संभालता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखो प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य जनपद राजस्थान में बड़ा ही शक्तिशाली था, ठीक है। लेकिन फिर कालांतर में जो चेदी जनपद है, ठीक है, वह मत्स्य जनपद पर आक्रमण करता है और मत्स्य जनपद को और चेदी जनपद पे मिला देता है। इस तरह से मत्स्य जनपद का अंत हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।